माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम हर एक क्लास के पहले इसलिए हम बोलते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा से सुने हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। जब तक आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं और न ही कोई काम करने में आपको मन लगेगा। इसलिए हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अंदर से जब आप तंदुरुस्त होंगे ना, तो फिर आपका दिमाग भी बहुत बढ़िया तरीका से काम करेगा। और जब दिमाग बहुत बढ़िया तरीका से काम करेगा तो फिर हमारा पूरा बॉडी बहुत बढ़िया तरीका से काम करेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर पर इसका कब्जा होता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल कौन करता है? दिमाग करता है। जब हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि किस तरीके से दिमाग हमारे पूरे शरीर पर अपना कंट्रोल करता है। तो इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया में सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है पूरी जिंदगी भर का, वह होता है अपने शरीर के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर। इसलिए स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, समझ गए ना? चलिए, स्वास्थ्य ही धन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। और आज हम आपको कराने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1, यानी प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा पार्ट। पहले क्लास में हम आपको पूरा बेसिक कंप्लीट करा दिए थे। यदि आप लोग पिछला क्लास किए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आपको यह क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड पर, यूट्यूब चैनल पर आकर के टारगेट बोर्ड सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करें तो हमारा पुराना वीडियो है, सब उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम कराने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें पूरा हम आपको बेसिक कंप्लीट क्लियर करा दिए थे। बेसिक जो आपका कंसेप्ट है वो एक एक करके बहुत ही बारीकी से आपको क्लियर कराए थे। तो आज प्यारे बच्चों हम आपको बताने वाले हैं, पिछले क्लास में हम आपको प्रकाश के बारे में पूरा बता दिए थे, आज हम आपको परावर्तन के बारे में बताएंगे कि परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आज रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के बीच, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे दोस्त भी हमारे साथ इस क्लास में जुड़ जाएं। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, या फिर हमारे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही प्यारे बच्चों, चूंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी 10th क्लास का नया बैच, अभी 10th क्लास में आप लोग जुड़े हैं, तो 10th क्लास के बच्चों के लिए हमारा एक विशेष सुविधा है व्हाट्सएप ग्रुप का। यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 99 रुपए पे करने होंगे, यानी कि मात्र 99 रुपए आपको देना होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ओवरऑल 1 साल तक सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 81 14 53 20 21 या फिर 92 63 99 11 25 इस नंबर पे कॉल करना है। और आपको पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है, 81 14 53 20 21 पर। इस नंबर पर कॉल कर लें, पेमेंट कर दें, स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। या फिर इसके अलावा यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं टारगेट बोर्ड का, तो नोट्स लेने के लिए प्यारे बच्चों सेम उसी नंबर पे कॉल करना है। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 50 रुपया पे करना होगा और आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स भी वैसा जिसे आप खुद पढ़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो नोट्स भी आपको यहां से मिल जाएगा। चलिए,
हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जाकर के टारगेट बोर्ड सर्च करेंगे, हमारा ग्रुप आ जाएगा, वहां से जाकर के जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको जुड़ना ही है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, यदि आप लोग किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर 10th से संबंधित कोई भी चीज, तो फिर आप लोग गूगल पर जाकर के boardmantra.in सर्च कर लीजिएगा। अगर न्यूज देखना है बिहार बोर्ड का, क्या अभी चल रहा है बिहार बोर्ड में, या फिर कोई भी न्यूज, तो फिर आप लोग परीक्षान्यूज.com सर्च कर लीजिएगा, targetboard.co सर्च कर लीजिएगा। यह सब टारगेट बोर्ड का ही वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहां से जाकर के भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने सबसे पहले तो आपको पूरे चैप्टर के बारे में बताया था, उसके बाद भौतिक विज्ञान क्या होता है यह बताए थे, प्रकाश का प्रवर्तन यहां से हम स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हम आपको प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में बताए थे कि बिना हम लाइट के किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, तो प्रकाश के बारे में बताए थे। और प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताए थे। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, बताइए फटाफट से। निर्वात में प्रकाश की चाल फटाफट से आप लोग सारे बच्चे बताइए, तब ना हम समझेंगे कि हाँ पिछला क्लास आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। तो जल्दी जल्दी से बताइए, तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि एकदम बहुत ही शानदार और सही जवाब है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर मीटर में निकालें तो 3 × 10⁸ मीटर, या फिर अगर किलोमीटर में निकालें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2016 में पूछा गया था, समझ गए। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश क्या है जी, कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रकाश स्रोत के बारे में बताए थे, 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त पदार्थ प्रकीर्णन, हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हम आपसे पूछे थे, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यह भी हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे। और प्रकाशीय माध्यम के बारे में बताए थे। प्रकाशीय माध्यम देखिए, आज इसका चर्चा आएगा, समझ गए ना, इसका चर्चा आज हम करने वाले हैं। जब आपको हम परावर्तन पढ़ाएंगे तो वहां पर इस चीज का चर्चा आएगा कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, समझ गए ना। तो इसका आज यूज होने वाला है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से याद रख लीजिएगा कंसेप्ट को, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो कि कल आपसे पूछे थे, और सबसे लास्ट में हम आपको परछाई यानी कि छाया के बारे में बताए थे। तो पिछले क्लास में यहां तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। पिछले क्लास में बच्चों यहां तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। सारे बच्चे यहां तक तो पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिए थे ना। कितने बच्चों का बेसिक एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है, जरा एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक पिछले क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जरा एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपनी संख्या को बढ़ाइए। देखिए प्यारे बच्चों, टारगेट बोर्ड पर अपने इस परिवार को बड़ा करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग ही हैं जो टारगेट बोर्ड के इस एक फलता फूलता परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताइए टारगेट बोर्ड के बारे में। अगर आप जानते हैं तो फिर अपने दोस्तों को भी बताइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। सभी बच्चों को हम कहते हैं, आपके जैसे 3, 4, 5 दोस्त है ना, जहां पर भी आप लोग कोचिंग जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, तो वहां पर आपके नए दोस्त होंगे, तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए, सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए और सबको बोल दीजिए कि शाम में कोई भी, जैसे मान लिया जाए कि 5 दोस्त हैं, 5 में से कोई भी दोस्त अगर सबसे पहले टारगेट बोर्ड पर आया तो वो लिंक को शेयर कर देगा ग्रुप में, ताकि सारे बच्चे देख लेंगे। तो इसलिए आप लोग एक ग्रुप जरूर बना करके रखें अपने दोस्तों का, ताकि वो वहां से सब कुछ लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, सबको समझ में आ चुका था ना बेसिक क्लास सबको समझ में आ गया है। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, यहाँ पर सारे नए बच्चे ही हैं, तो जो भी नए बच्चे हैं भाई उनको मोस्ट वेलकम टारगेट बोर्ड पर। और इस परिवार में जुड़ करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इस परिवार से जुड़ने का क्या फायदा है या आपको सबसे पहले क्लास में ही हम बता चुके हैं। तो यहाँ से जुड़ने का कोई नुकसान नहीं है, हमेशा फायदा ही होगा, कुछ सीख करके ही जाएंगे। तो इसलिए बच्चों हमेशा जुड़े रहें, और एकदम मन से जुड़े, तन से जुड़े, और कुछ धन से भी जुड़े। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, और आज दूसरा क्लास लेने वाले हैं, सेकंड क्लास। आज दूसरा क्लास लेने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। तो दूसरा क्लास आप लोग देखिएगा, लगभग 1 घंटे का क्लास होगा, लेकिन इस 1 घंटे में हम आपको वो चीज सिखा देंगे जो शायद आप सीखना चाहते हैं। शायद आप जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं, हम आपको वही चीज सिखाएंगे।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आज दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम आपको परावर्तन के बारे में पढ़ाए थे, समझ गए ना। परावर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का क्या नाम है जी? एकदम आराम आराम से बताएंगे, ठीक है ना। जल्दीबाजी नहीं करना है, उबना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। तो इसलिए उबना नहीं है, बस बारीकी से समझेंगे। अगर बारीकी से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और लगभग 200 बच्चे अभी भी हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के बारे में तो हम आपको पहले क्लास में ही बता दिए, पूरा बेसिक जो हम आपको पढ़ाए तो उसमें हम प्रकाश के बारे में ही टोटल चीज बताए। आज हम आपको रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के बारे में बताएंगे। आखिर परावर्तन होता क्या है? कितने बच्चे हैं जो परावर्तन का मतलब जानते हैं? पहले तो आप लोग यह बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो परावर्तन का मतलब जानते हैं कि सर परावर्तन मतलब होता क्या है? यह हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। जितने सारे भी 10th क्लास के बच्चे हैं, क्या आप लोग 8th 9th में पढ़े हैं परावर्तन का मतलब क्या होता है? अधिकांश बच्चे को पता भी होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि परावर्तन मतलब क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, सिंपल सा, जिसे आप लोग अपने लाइफ में भी यूज किए होंगे। कभी आप लोग ऐसा किए हैं कि हाथ में गेंद लेकर के और दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं और दीवार पर ऐसे गेंद को मारते हैं और वापस दीवार से टकराने के बाद जब गेंद लौटता है उसको हाथ में कैच पकड़ते हैं, समझ गए? और फिर से गेंद को मारते हैं दीवार पर, फिर से कैच पकड़ते हैं, फिर से मारते हैं और फिर से कैच पकड़ते हैं। यानी होता क्या है कि हम लोग यहां से गेंद को मारे और पुनः वह अपने माध्यम में वापस लौट गया। माध्यम समझ रहे हैं ना? पिछले क्लास में हम आपको माध्यम मतलब बताए थे। जैसे मान लिया जाए कि बीच में क्या है, यहां से हम गेंद को छोड़े और दीवार तक टकराया, तो गेंद और दीवार के बीच में क्या है? हवा है। तो माध्यम क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा ना। माध्यम क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज समझें कि अगर हम गेंद को यहां से फेंके और पुनः वह अपने माध्यम में वापस आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे ना कि गेंद का परावर्तन हो रहा है। क्या बोलेंगे? गेंद का परावर्तन हो रहा है, बोलेंगे ना। क्या मतलब आवाज ठीक से जा रहा है ना? बिल्कुल जा रहा है, समझ गए ना? हाँ, समझ गए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग गेंद को पकड़ करके और ऊपर ऐसे मारते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये तो हमारा ग्लोब है और गेंद भी कुछ ऐसा ही रहता है। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, ग्लोब है ना, ये हमारा ग्लोब है और इसको हम निकाल लेते हैं तो ये हमारा गेंद हो जाएगा, समझ गए? अब ये हमारा क्या हो गया जी? गेंद हो गया, समझ गए? अब हम क्या करते हैं कि इस गेंद को, जैसे हमारे सामने अभी दीवार है, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं ना, इस प्रकार से इसे मारते हैं और देखिए वापस से आ गया हमारे पास, समझ गए? इस प्रकार से हम फिर से इसको मारे और फिर से हमारे पास से वापस आ गया। यानी कि प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कर रहे हैं ना कि जिस माध्यम से हम इसको भेज रहे हैं, दीवार से टकराने के बाद उसी माध्यम में यह वापस आ जा रहा है, समझ गए? आप लोग भी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट अभी भी करते होंगे या फिर बचपन में जरूर किए होंगे कि अगर कोई खेलने वाला ना मिले दोस्त तो क्या करते हैं, अकेले हम खेलना शुरू कर देते हैं और अकेले क्या करते हैं, गेंद को इस तरीके से लेते हैं, दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं और आराम से इसे फेंकते हैं और इस प्रकार से हम वापस कैच इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है, गेंद को हम यहां से भेज रहे हैं और वापस गेंद टकरा के हमारे पास ही आ जा रहा है। यानी कि जिस माध्यम से भेज रहे हैं उसी माध्यम में यह वापस आ जा रहा है, समझ गए ना? जिस माध्यम से भेज रहे हैं उसी माध्यम में यह क्या हो जा रहा है? वापस आ जा रहा है। ऐसे तो यह हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, पूरे संसार का, समझ गए ना? तो हम क्या करते हैं, अब इसको फिट कर देते हैं, जहां पर था ना वहीं पर फिट कर देते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए हम इसको निकाल लिए थे। चलिए, ये हमारा ग्लोब अब फिट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से अभी हम आपको एग्जाम्पल देकर के समझाए कि जिस प्रकार से गेंद को हम फेंकते हैं और अपने ही माध्यम में वापस आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी होता है। उसी प्रकार से क्या होता है? प्रकाश भी होता है। जब हम टॉर्च रात को जलाते हैं तो देखते हैं, अगर टॉर्च जला दें और सामने अगर दीवार आ जाए तो दीवार पर जाकर के टॉर्च का रोशनी टकराएगा और फिर पुनः वापस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो सेम वैसा ही होता है प्रकाश कुछ, समझ गए ना? जैसे मान लिया जाए, यहां पर देखिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं, जरा इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर यह वाला पिक्चर को पहले आप लोग समझिए। आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है ना? एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है।
देखिए यहां पर यह एक परावर्तक सतह है, समझ गए। यहां पर प्यारे बच्चों एक क्या है जी, परावर्तक सतह है। आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से, यह क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा, समझ गए ना। परावर्तक सतह किसको कहते हैं, परावर्तक सतह किसको कहते हैं। जैसे अभी हम गेंद को फेंक रहे थे तो गेंद दीवार से जाकर के टकरा रहा था, यानी कि दीवार क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब जिससे टकरा करके लौट जाए वह परावर्तक सतह कहलाता है, समझ गए ना। जिससे टकरा करके लौट जाए वह परावर्तक सतह कहलाता है। तो हम जब यहां से टॉर्च को जला रहे हैं तो टॉर्च का रोशनी यहां पर निकला, टॉर्च का रोशनी यहां पर निकला और यहां पर टकराया। चूंकि यहां पर कोई परावर्तक सतह रखा हुआ है तो यहां पर टकराया और टकराने के बाद देखिए वापस लौट गया। देख रहे हैं ना, टकराने के बाद क्या हुआ, मतलब जिस माध्यम से आ रहा है, बीच में हवा है ना, तो हवा से आ रहा है, हवा क्या है, माध्यम है। तो जिस माध्यम से आ रहा है पुनः टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब हम गेंद को फेंक रहे थे, गेंद टकरा करके आ रहा था तो गेंद का परावर्तन, वहां पर क्या हो रहा था, गेंद का परावर्तन। अब प्यारे बच्चों चूंकि यहां पर प्रकाश टकरा करके जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। समझ गए, क्या समझे, प्रकाश का परावर्तन। उसी प्रकार से हम लोग इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, जब हमको चित्र बनाने के लिए आ जाए कि प्रकाश के परावर्तन का कोई चित्र बनाए तो फिर चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा किसका चित्र हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए चित्र बनाना कोई कड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। अगर हमको परीक्षा में आ जाए कि प्रकाश के परावर्तन का एक चित्र एक प्रकाश के परावर्तन का एक चित्र बनाए या फिर दे देगा कि किरण आरेख खींचे, तो किस प्रकार से, बस क्या करेंगे, एक परावर्तक सतह इस प्रकार से बना देंगे, समझ गए ना। एक परावर्तक सतह इस प्रकार से बना देंगे और चूंकि यह सतह है तो इसके नीचे में हम सतह इस प्रकार से लगा देंगे, समझ गए। क्या कर देंगे जी, मान लिया जाए कि यह परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। अब प्रकाश की जो किरण है यहां से मान लिया जाए कि आ रहा है, ठीक है ना, यह प्रकाश का किरण है, समझ गए। प्रकाश का किरण आया और यह हो जाएगा परावर्तक सतह। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा परावर्तक सतह। ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो गया। अभी हम आपको बताए ना कि जब परावर्तन होता है तो परावर्तक सतह से टकरा करके वापस आ जाता है। तो चूंकि यह प्रकाश का किरण आ रहा है, यहां पर टकराया और टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस चला गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। समझ में आया, बताइए। इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा जितना और आराम आराम से बारीकी से हम आपको समझा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग समझने का प्रयास करिए, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए ना, जिस प्रकार से हम गेंद को फेंकते हैं और गेंद टकरा करके वापस आ जाता है, उसी तरीके से प्रकाश को फेंकेंगे तो प्रकाश भी टकरा करके अपने माध्यम में वापस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन। इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। समझ गए ना, जल्दी से बताइए। परावर्तन समझ में आ गया। अब बच्चों प्रवर्तन होता क्या है, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रवर्तन सर होता क्या है। देखिए प्रवर्तन जो है ना वह कभी भी पारदर्शी वस्तु से नहीं हो सकता है। जब भी होगा ना तो अपारदर्शी वस्तु से होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम टॉर्च को जलाए और मान लिया जाए कि यहां पर हम शीशा को रख दिए, तो जब हम टॉर्च जलाएंगे शीशा पर तो शीशा दिया शीशा से आर पार हो जाएगा ना जी, शीशा से प्रकाश आर पार हो जाएगा, तो फिर वहां पर परावर्तन तो नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम बॉल को फेंकें और बॉल के आगे कोई दीवार ही न रहे तो बॉल तो आगे चला जाएगा ना। उसी तरीके से यहां पर जब हम प्रकाश को जलाए, जैसे मान लिया जाए कि हम टॉर्च को जलाए, अगर यहां पर यह वाला शीशा रहता तो क्या होता, कभी भी प्रकाश लौटता नहीं, लौटता, चूंकि इसके आर पार हो जाता। तो चूंकि यहां पर अपारदर्शी वस्तु रखा हुआ है तो इसलिए परावर्तन हो रहा है, समझ गए ना। और चूंकि बीच में दीवार है या फिर कोई परावर्तक सतह है, तो जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, वापस हो जाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। लिखेंगे हम लोग कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे कैसे। यह जितना भी फोटो देख रहे हैं ना सब बोर्ड मंत्रा वेबसाइट से ही डाउनलोड हुआ है, तो बोर्ड मंत्रा पर भी आप लोगों को यह सब कुछ मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरणें, जब टॉर्च को जलाए तो प्रकाश का किरण निकला, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, यह क्या है जी, सतह है ना, यह जो आप लोग देख रहे हैं यह क्या है, सतह है ना, यह क्या है, सतह है, यह क्या है, सतह है। तो किसी सतह से टकराकर प्रकाश का किरण निकला और यह वाला सतह से टकराया, और सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाते हैं। देखिए इधर से आया और अपने ही माध्यम में वापस लौट गया, समझ गए ना, आया और अपने ही माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, परिभाषा याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। अगर समझ गए ना तो परिभाषा अपने भाषा में खुद बोल देंगे, परिभाषा को अपने भाषा में आप खुद बोल देंगे, आपको कहीं से रटने रटाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, जरा एक बार बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। कितने बच्चों को समझ में आया, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। जरा एक बार जल्दी से कमेंट करने में आप लोग पीछे मत हटिएगा। जैसे आप लोग क्लासरूम में कहीं ट्यूशन जाते हैं तो क्लासरूम में बैठे रहते हैं, सर पूछते हैं कि समझ में आया, सब पीछे से बोलते हैं जी सर, बोलते हैं ना कि जी सर समझ में आ गया। तो यहां पर जी सर बोलने वाला टेक्नोलॉजी नहीं है, यहां पर आप लोग को कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखना है यस सर यस सर यस सर समझ में आया, ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई बच्चे समझ रहे हैं। समझ गए ना, एक संतुष्टि मिलता है कि चलो भाई इतना जो बोल रहे हैं ना, इतना समझाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं समझ में आ रहा है। चलिए चलिए सारे बच्चों को समझ में आ गया, यस सर, चलिए भाई सबको समझ में आ गया। तो प्रकाश मतलब तो हम आपको कल बता दिए थे, प्रवर्तन मतलब अभी आप लोग समझ गए। तो क्या चैप्टर खत्म हो गया? अब आप लोग बोलेंगे कि सर चैप्टर का नाम था प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश मतलब समझा ही दिए और प्रवर्तन मतलब समझा ही दिए, चलिए हो गया 7वां अध्याय खत्म, चैप्टर खत्म। क्या इतना ही चैप्टर में पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो ये सब ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। समझ गए ना, अभी तो ट्रेलर चल रहा है। तो प्रकाश का प्रवर्तन, अब आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रकाश का प्रवर्तन इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, या फिर प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चूंकि प्रकाश का प्रवर्तन जब होता है तो यहां पर प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन जब हम लोग यहां पर एकदम सीधा सतह लिए, एकदम बढ़िया एकदम सीधा सतह बराबर सतह ले लिए, तो प्रकाश का प्रवर्तन एकदम सीधा हो रहा है। अगर हम यही ऐसा कर देते कि इस सतह को हम ऐसा ले लेते हैं, एक सतह हम लोग ऐसा ले लेते हैं, समझ गए ना, एक सतह हम लोग ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए, आप लोग सोचिए, आप लोग सोच करके देखिए, जब हम लोग बॉल को लेकर के दीवार पर ऐसे फेंकते हैं, अगर दीवार एकदम बढ़िया है भाई, एकदम चिकना चकना है, जब प्लास्टर करा हुआ दीवार है, तो जिस तरीके से मारेंगे ना एकदम सीधे हाथ में आ जाएगा गेंदा, समझ गए ना, गेंद एकदम सीधे हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर दीवार उबड़ खाबड़ है, दीवार अगर रुखड़ा है, तो गेंद मारेंगे ऐसे तो उछल उछल के चल जाएगा उधर, गेंद मारेंगे ऐसे उछल के चल जाएगा इधर, समझ गए ना, मतलब हाथ में ना करके इधर उधर हो जाएगा। यानी कि जब प्रवर्तक सतह रुखड़ा रहता है, प्रवर्तक सतह ऊंचा नीचा रहता है, रुखड़ा रहता है, तो फिर प्रकाश का बढ़िया से प्रवर्तन नहीं होता है, नियमित परावर्तन नहीं होता है, अनियमित परावर्तन होता है। समझ गए ना, जैसे मान लिया जाए कि एकदम चिकना सतह था तो प्रकाश का परावर्तन एकदम बढ़िया से हो रहा था। अब जब रुखड़ा सतह हम लोग ले लिए, मान लिया जाए कि प्रवर्तक सतह कुछ ऐसा है, समझ गए ना, प्रवर्तक सतह कुछ ध्यान से समझिएगा, प्रवर्तक सतह मान लिया जाए कि कुछ ऐसा है, समझ गए, प्रवर्तक सतह अब मान लिया जाए कुछ ऐसा है। अब यहां से कैसे होगा जी, अब मान लिया जाए कि यहां से प्रकाश के किरण आया तो ऐसे हो गया, यहां से प्रकाश के किरण आएगा ऐसे मुड़ जाएगा, यहां से प्रकाश के किरण आएगा इधर चला जाएगा, यहां से प्रकाश के किरण आएगा इधर चला जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग चिकना सतह ले रहे हैं तो नियमित परावर्तन हो रहा है, और जब हम लोग रुखड़ा सतह ले रहे हैं तो अनियमित परावर्तन हो रहा है। देख रहे हैं ना, मतलब नियमित परावर्तन हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज को अब हम लोग समझने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉपिक क्या है, प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। प्रवर्तक सतह, तो अभी ना हम आपको बताया कि प्रवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक हो गया एकदम चिकना चकना जिसको नियमित परावर्तन बोलेंगे, और एक हो गया रुखड़ा जिसको अनियमित परावर्तन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, नियमित, इसको हम लोग नियमित बोलेंगे। और चूंकि यह रुखड़ा है, इधर से अगर टॉर्च मारेंगे तो इधर निकल जाएगा, इधर से टॉर्च मारेंगे तो इधर निकल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अनियमित। क्या कहलाएगा, अनियमित।
समझ में आ रहा है ना यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया। अगर चिकना है तो नियमित, और अगर चिकना नहीं है तो अनियमित। देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार अभी हम आपको बताएं। एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। एक होता है नियमित और दूसरा कौन सा, अनियमित होता है। तो जरा ध्यान से समझिए नियमित प्रवर्तन क्या है। नियमित प्रवर्तन अभी ना हम आपको बताया, देखिएगा इधर चित्र भी देखिएगा। नियमित प्रवर्तन अभी हम आपको बताए वो वैसा प्रवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित प्रवर्तन कहलाता है। अभी हम आपको बताए ना, ये चिकना सतह से प्रवर्तन हो रहा है तो नियमित प्रवर्तन। तो इसी चीज को लिख देंगे, जो प्रवर्तन चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे नियमित प्रवर्तन कहेंगे। और अनियमित किसको बोलेंगे, अभी हम आपको बताए ना, रुखड़ा सतह है ना, तो इसी को लिख देंगे वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, अनियमित प्रवर्तन कहलाता है। अगर प्यारे बच्चों चिकना सतह से हो रहा है तो नियमित, और अगर रुखड़ा सतह से हो रहा है तो अनियमित। समझ गए ना, समझ में आया कि नहीं आया। कितने बच्चों को समझ में आया, जरा जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई आप लोग। कितने बच्चों को समझ में आया, जरा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, चलिए, वाह वाह। तो अगर चिकना सतह से हो रहा है तो नियमित प्रवर्तन, और अगर रुखड़ा सतह से हो रहा है तो अनियमित प्रवर्तन। समझ में आ गया लोगों को। सारे बच्चे जरा एक बार कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग प्रवर्तक सतह के बारे में जान गए, समझ गए। क्योंकि जब हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं तो प्रवर्तन हो रहा है प्रवर्तक सतह से, तो प्रवर्तक सतह के बारे में जानना जरूरी है ना, कि प्रवर्तक सतह होते हैं कितने प्रकार के। तो दो प्रकार के, नियमित और अनियमित। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से प्यारे बच्चों प्रकाश का प्रवर्तन का जो चैप्टर है ना, वो असली रूप से शुरू हो जाता है। अब समझ लीजिए ना कि अब यहां से आपका चैप्टर ही शुरू होगा। समझ गए ना, जो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है ना, समझिए कि मुख्य रूप से यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा, और अन्यथा नहीं समझ में आएगा। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तक सतह तो अभी हम आपको पढ़ा ही दिए। प्रवर्तक सतह तो अभी ना हम आपको बता दिए कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो प्रवर्तक सतह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रवर्तक सतह हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे मान लिया जाए, अभी ना हम आपको बताए, ये मान लिया जाए कि प्रवर्तक सतह है, ये क्या हो जाएगा, प्रवर्तक सतह। सारे लोग बताइएगा, हम कुछ भी पूछेंगे ना तो आप लोग का जवाब तुरंत आ जाना चाहिए। समझ गए, हम कुछ भी पूछे आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। अगर हम इसका नाम लिखें प्यारे बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। क्या इसका नाम होगा, परावर्तक सतह। समझ गए, यह हो गया प्रवर्तक सतह। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, अभी हम आपको दिखाए थे कि प्रकाश की किरण आ रही है। जैसे मान लिया जाए कि यह प्रकाश की किरण भाई इस प्रवर्तक सतह पर पड़ रही है। समझ गए ना। तो यह जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी बच्चे को पता है क्या। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए, यह जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं। इस प्रकाश की किरण को हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं, जरा सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भाई। प्रवर्तक सतह, हाँ प्रवर्तक सतह से हो गया ना। इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया। इस किरण को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस किरण को हम लोग नाम देंगे आपतित किरण। क्या नाम देंगे, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। अंग्रेजी में इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अच्छा, उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताए, हम आपको क्या बताए, चूंकि जब प्रकाश की किरण आ रही है तो प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद यह क्या होगा भाई, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। समझ गए ना। तो प्रवर्तक जो प्रकाश की किरण था, वह आने के बाद क्या हुआ, अपने ही माध्यम में वापस लौट गया। क्या हो गया, अपने ही माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। देख लीजिए, ये तीर का निशान है इधर आ रहा है, और ये तीर का निशान है इधर जा रहा है। तो ये प्रकाश की किरण जब आ रही है तो इसका नाम हो गया आपतित किरण। और जब ये प्रकाश का किरण प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद लौट गया, अपने ही माध्यम में लौट गया, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, इसका नाम जरा बता दीजिए, इसका नाम बता दीजिए आप लोग, क्या नाम इसका होगा, क्या नाम होगा, जल्दी से बता दीजिए। परावर्तित किरण। वाह क्या बात है, परावर्तित किरण, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों।
इसी तरीके से आप लोग बताते जाइए। इसका नाम क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। आप लोग को लग रहा है ना कि सर जी एकदम हल्का हल्का चीज है? बिल्कुल आपको इतना ही आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। 10th का ना सिलेबस एकदम आसान है, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान लगा दीजिए। और हम आपको बार बार कहते हैं, टारगेट बोर्ड से अगर पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर डिवीजन के लिए नहीं पढ़ाते हैं कि फर्स्ट डिवीजन लाना है, सेकंड डिवीजन लाना है, थर्ड डिवीजन लाना है। चूंकि प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड पर आप पढ़ रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका पढ़ाई होगा ना, वो किस चीज के लिए होगा? रैंक के लिए होगा। किस चीज के लिए होगा? रैंक के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, रैंक के लिए हम पढ़ाते हैं, टॉपर्स बनाने के लिए पढ़ाते हैं, डिवीजन के लिए नहीं। तो हर चीज आपको आसान लगेगा, बस आप लोग ध्यान से समझिए। तो प्रकाश के बारे में हम आपको बताएं कि प्रकाश की जो किरण आ रही है, इसको आपतित किरण बोलेंगे, और जो अपने ही माध्यम में टकरा करके चला गया, उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोग समझ गए ना? हाँ चलिए, अब क्या करते हैं ना कि यहां से बीच में हम एक लंब खींच देते हैं। मैथ में आप लोग लंब मतलब समझते हैं? मैथ में आप लोग लंब मतलब समझते हैं? मतलब यह प्रवर्तित की, यह जो प्रवर्तक सतह है ना, सीधे इसका 90 डिग्री, जैसे गणित में आप लोग पढ़े होंगे कि यह कोई सतह है, समझ गए ना, यह कोई रेखा है, इस पर एकदम हम सीधा अगर कोई लाइन खींच दें तो यह कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आप लोगों को पता है ना, यह 90 डिग्री का होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग लंब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। समझ गए ना? तो ये क्या हो गया हमारा? आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया? प्रवर्तित किरण हो गया। और बीच में जो लंब खींच दिए उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को क्या? जल्दी से बता दीजिए। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी चीज को परीक्षा में पूछा जाता है। इसी चीज का परिभाषा हम यहां पर लिख दिए हैं। प्रवर्तक सतह तो बता ही दिए। आपतित किरण, तो आपतित किरण का परिभाषा क्या हो जाएगा? आपतित किरण, प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। ई हो गया प्रवर्तक सतह, और इधर से आने वाली किरण, प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण। एकदम सिंपल सा परिभाषा है। प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। अच्छा, अगला परिभाषा, परावर्तित किरण क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। तो सिंपल सा लिख देंगे, परावर्तक सतह से टकराकर, प्रकाश का किरण आया, प्रवर्तक सतह से टकराया, तो प्रवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। यहां तक हमें तो नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर आप लोग जरा ध्यान से समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोग समझ गए ना? यहां पर जरा ध्यान से समझिए। आपतित किरण भी आकर के इसी बिंदु पर मिला, परावर्तित किरण भी इसी बिंदु से टकराया है, और अभिलंब भी इसी बिंदु पर है। तो ये तीनों जहां पर जिस बिंदु पर मिल रहा है ना, इस बिंदु का एक अलग हम लोग नाम दे देते हैं। क्या? आपतन बिंदु। क्या नाम दे देंगे? आपतन बिंदु। ध्यान से समझिएगा, इस बिंदु का नाम हम लोग देंगे आपतन बिंदु। समझ में आ गया? इस बिंदु जहां पर यह तीनों मिल रहा है ना, इस बिंदु का नाम देंगे हम लोग आपतन बिंदु। याद रहेगा? इस बिंदु का क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। सारे अधिकतर बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, सर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चलिए, बहुत बढ़िया। इस बिंदु का क्या नाम होगा जी? आपतन बिंदु नाम होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अभिलंब तो अब देखिए, आपतन बिंदु क्या है? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह के, ध्यान से समझिए, क्या हम लिखे हैं परिभाषा? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। परिभाषा एकदम हूबहू ऐसा ही है। समझ गए ना? जैसा नाम वैसा काम। समझ गए ना? तो परिभाषा एकदम आसान है। अभिलंब मतलब तो हम आपको बता ही दिए। अभिलंब क्या होता है भाई? अभी ना हम आपको बताए हैं अभिलंब मतलब क्या होता है। अभिलंब मतलब, अब सॉरी, अभिलंब का परिभाषा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं।
आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को। अब चूंकि यहां पर है आपतन बिंदु और इस पर हम लंब डाल दिए हैं, तो इस लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। परिभाषा एकदम आसान है, इस आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं, एकदम आसान परिभाषा। अब चलिए उसके बाद क्या है भाई? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण अब हमें समझना है। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण अब हमें समझना है, तो जरा ध्यान से समझिए आप लोग, जरा ध्यान से एकदम समझिएगा। यहां पर देख रहे हैं कि अब बीच में जब हम अभिलंब खींच दिए तो दो भागों में बंट गया। एक भाग हो गया प्यारे बच्चों हमारा यह वाला, और दूसरा भाग हो गया हमारा यह वाला, और दो कोण बन गया है। जरा ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि सर ये तो गणित में वाला कोण बन गया है, लग रहा है ना कि सर ये तो गणित वाला कोण बन गया है, एंगल बन गया है, लग रहा है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बन गया, इस कोण का नाम हम लोग देते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। ध्यान से समझिएगा एकदम, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन गया, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, समझ गए ना। और ध्यान से देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ई वाला कोण बन गया, इस कोण का हम लोग क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, समझ में आया? जरा एक बार कमेंट करके बताइए। देखिए नाम है आपतित किरण, और चूंकि आपतित किरण के कारण ही कोण बन रहा है, तो इसी के जैसा इसका नाम होगा, समझ गए ना। जैसे देखते हैं कभी कभी दो भाई रहता है ना, तो एक का नाम रहता है मोनू, तो एक का नाम रख देता है सोनू, मतलब मिलता जुलता नाम रख देता है। तो उसी प्रकार से चूंकि आपतित किरण के कारण ये वाला कोण बन रहा है, तो इसलिए आपतित किरण के कारण जब कोण बन रहा है तो आपतन कोण, और जब ये परावर्तित किरण के कारण ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस परावर्तित किरण के कारण बन रहा है। अगर परावर्तित किरण नहीं रहता तो ये कोण नहीं बनता। तो चूंकि परावर्तित किरण के कारण ये वाला कोण बन रहा है, तो इसी का मिलता जुलता नाम दे दिए परावर्तन कोण। परावर्तित से बन गया परावर्तन, और किरण नहीं बल्कि यहां कोण बन रहा है तो कोण लिख देंगे। तो आपतित किरण से आपतन कोण और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। बताइए समझ में आ गया? हाँ जल्दी से बताइए, समझ में आ गया? यस सर समझ में तो आ गया। चलिए बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया जी, समझ में आ गया ना। आपतन कोण, आई वाला क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो सेम इसी तरीके से हम लोग परिभाषा भी लिख देंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परिभाषा एकदम सिंपल है, बस फिगर आप लोग एक बार समझ लीजिए, परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना जी? हाँ वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर केवल समतल दर्पण पर ही परावर्तक होता है, ऐसा तो बात नहीं है। सिर्फ समतल दर्पण पर ही परावर्तक नहीं होता है, आगे जब हम आपको क्लास कराएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि इस प्रकार से भी परावर्तन होता है, समझ गए ना। इस प्रकार से भी क्या होता है? परावर्तन होता है। अब उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी, सब में परावर्तन होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए ना। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसलिए धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा ना। अपने मन को थोड़ा सा समझाइए कि अरे मन थोड़ा सा कंट्रोल रख, 5-6 क्लास आते आते ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए तो प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेन कंसेप्ट यही है, आप लोगों को पूरा चैप्टर इसी पर आधारित मिलेगा। समझ गए कि यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण, और प्रवर्तन कोण, आपतन कोण, आपतन बिंदु, प्रवर्तक सतह, अभिलंब, मतलब इतना ही चीज आपको समझना है। इतना चीज आपको समझ में आ गया? कितना चीज हम आपको बताए, जरा एक बार हम नाम लिख देते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हम आपको क्या बताए? परावर्तक सतह बता दिए, सबसे पहला परावर्तक सतह बता दिए। दूसरा क्या बताया बाबू? आपतन बिंदु बता दिए। दूसरा दूसरा आपतन बिंदु बता दिए। तीसरा क्या बताए? आपतित किरण बता दिए। तीसरा क्या बताए? आपतित किरण। देखिए हम एक ही चीज को ना 3 बार बोलते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चौथा क्या बताए? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बहुत सारे टीचर जब पढ़ाते हैं तो एक बार पढ़ा लिए और आगे निकल गए। अब आधा बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया, बच्चा बेचारा डर से बोल भी नहीं रहा है। लेकिन हम तब तक समझाते हैं जब तक कि आप समझ न जाएं। समझ गए ना?
हम शिकार पर जब निकलते हैं ना, तो जब तक शिकार नहीं कर लेते हैं तब तक शिकारी के पीछे भागते हैं, तब तक शिकार के पीछे भागते हैं। समझ गए ना? तो इसलिए आप लोग हमारे शिकार हैं। जब तक आप लोग का हम शिकार नहीं कर लेंगे ना, तब तक आपके पीछे भागेंगे, यानी कि जब तक समझा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही हम हैं, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? परावर्तित किरण हो गया। फिर क्या है? अभिलंब हम आपको बता दिए। फिर क्या बताए? अभिलंब हम आपको बता दिए। अभिलंब बता दिए। उसके बाद क्या बताए? अभिलंब के बाद आपतन कोण बता दिए। आपतन कोण बता दिए। और आपतन कोण के बाद 7वां नंबर पर क्या बताया? परावर्तन कोण बता दिए। मतलब इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद परावर्तन कोण, मतलब प्यारे बच्चों इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, तब आगे जाकर के आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। बताइए इतना चीज ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यस सर, रखेंगे सर। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बताते हैं। जैसे किसी भी चीज का नियम रहता है, जैसे आप लोग भारत में जी रहे हैं तो जीने का भी कुछ नियम है। संविधान का अलग नियम होता है, कानून का अपना अलग नियम होता है। समझ गए ना? सिपाही के पास जाइएगा तो उसका एक अपना अलग नियम होता है। अपने पिताजी के पास जाइएगा तो आपके पिताजी का एक अलग नियम है। अपने मम्मी के पास जाइएगा तो मम्मी का एक अलग नियम है। वैसे ही चूंकि प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश के प्रवर्तन का भी कहता है कि हमारा अलग नियम है। और नियम कितना है? 2 है। समझ गए ना? प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कितना है? 2 है। परीक्षा में बार बार पूछता है कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम बताइए। समझ गए ना? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, यह बार बार पूछता है। देखिए बच्चों, अभी हमारे हाथ में किताब है और यह किताब है क्वेश्चन बैंक। समझ गए ना? और हम आपको बताते हैं कि यह वाला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बतला देते हैं। यह जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, प्रकाश के प्रवर्तन, यह कब कब क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से समझिए। यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में 2013 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, और प्यारे बच्चों 2017 के बाद 2018 में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, और 2022 में भी पूछा गया, और फाइनली 2023 में भी पूछा गया। समझ गया ना? तो इतना साल लगातार यह वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का। मतलब समझिए कि अभी अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं ना, तो 2 नंबर आपका कंप्लीट है। प्रकाश का प्रवर्तन जो टॉपिक है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। समझ गया ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, नियम की व्याख्या करें, नियम को लिखें। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, या तो यह इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें और इसे किरण आरेख के द्वारा समझाएं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13, 16, 17, 18, 22, 23, मतलब लगभग हर एक साल पूछा है। क्या संभावना है 24 में भी पूछेगा, 25 में भी पूछेगा। लगातार जब पूछ रहा है तो आगे भी पूछते चला जाएगा। समझ गए? तो चलिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हम समझते हैं। तो पहले लिखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं, जिसमें पहला है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या हम आपको बता रहे हैं? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मान लिया जाए, ध्यान से समझिएगा, यह हो गया प्रवर्तक सतह, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया प्रवर्तित किरण। देखिए जरा कि तीनों एक ही तल में है कि नहीं है। तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? तीनों क्या है जी? एक ही तल में है ना। देख लीजिए जरा ध्यान से, तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? देख लीजिए ना, है ना? अगर है तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए हाँ सर है। समझ गए ना? अरे भाई, परावर्तन बिंदु नहीं होता है, आपतन बिंदु होता है। क्योंकि जिस बिंदु पर आकर के आपतित किरण मिल रही है ना, उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि परावर्तन की
कि परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर के मिल रही, परावर्तित किरण किसी बिंदु पर आकर के नहीं मिलती है। परावर्तित किरण तो यहां से निकलेगा, एकदम चला जाएगा अनंत तक, आगे तक, समझ गए ना। तो परावर्तित किरण का कोई बिंदु नहीं होता है, बिंदु होता है आपतित किरण का, जहां पर जाकर के टकराता है ना, वहां पर बिंदु होता है। परावर्तित किरण का कोई बिंदु नहीं होता है। तो पहला नियम, प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ गए ना, तीनों एक ही तल में होता है। यह हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ध्यान से समझिएगा, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ गए ना। यानी कि प्यारे बच्चों, अभी हम आपको क्या बताए, यह होता है आपतन कोण और यह होता है परावर्तन कोण, और यह दोनों आपस में बराबर होता है। जितना डिग्री का कोण यह होगा, उतना ही डिग्री का कोण यह भी होगा। यानी कि अगर प्यारे बच्चों इसको हम सूचित करते हैं आई से, समझ गए ना, और इसको सूचित करते हैं आर से, कहेंगे कि सर एबीसीडी में तो 26 अक्षर होता है ना, तो हम एबी से सूचित नहीं कर सकते हैं, और सीडी से, हम मान लिया जाए कि इसको हम सी नाम धर देते हैं, इसको नाम हम डी धर देते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा? आई और आर से ही क्यों सूचित करेंगे? आई और आर से ही क्यों सूचित करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है चूंकि यह है आपतन कोण। तो आपतन कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट को जब हम लिखते हैं ना, तो INCI, मतलब शुरुआत जो होता है ना, वो वह आई से होता है। शुरुआत जो होता है वह आई से होता है, इसलिए इसको हम आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण, परावर्तन कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड में आर से सूचित हो रहा है, तो जब आर से सूचित हो रहा है, आर से शुरुआत हो रहा है, तो इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण को इंसिडेंट रे बोलते हैं। देखिए, कभी कभी ना अंग्रेजी जानना जरूरी हो जाता है, कभी कभी अंग्रेजी वाला चीज काम आ जाता है, समझ गए ना। इसलिए ना बोलते हैं क्रिस सर आप लोगों को बार बार कि अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए। तो समझ गए ना, आई से क्यों सूचित करते हैं? चूंकि इंसिडेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देखिए यहां पर हम आपको बताए थे, शायद आपको याद होगा, यहां पर हम आपको बताए थे। देखिए, आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो शुरुआत हो रहा है आई से, और प्रवर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, शुरुआत हो रहा है आर से, तो इसलिए हम लोग आई और आर से सूचित करते हैं। समझ गए। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा किरण यही है, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होता है, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। देखिए, आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आर होता है। हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आर होता है। और इसी चीज को यहां पर लिखे हैं, चित्र बना दिए हैं और नीचे लिख भी दिए हैं, आई इज इक्वल टू आर होता है। बताइए, समझ में आ गया? समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बार पूछा है, लेकिन हल्का कितना है? एकदम आसान है। हल्का इतना है कि एक बच्चा भी उठा ले। समझ गए ना। आप लोग बोलते हैं ना सर बड़ी हल्का है, बड़ी भारी है, बोलते हैं ना। चलिए, समझ में आ गया? चलिए भाई, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। आई लव यू सर जी, लव यू सो मच माय डियर बच्चों। समझ गए ना? हाँ, समझ में आ गया? यस सर, वेरी इजी। हाँ, बहुत इजी है। समझ गए ना तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो फिर हार्ड हो जाता है चीजें। क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं इसलिए बहुत इजी है। तो यहां तक समझ में आ गया ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आसान बहुत ज्यादा है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो भाई दो नियम है। कौन कौन? तो पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अब। चलिए, अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको बता देते हैं विचलन कोण के बारे में। कोई बच्चा सोचेगा कि सर जी अभी तक तो आपतन कोण ही आया था, परावर्तन कोण ही आया था, अभी बीच में कहां से विचलन कोण घुसेड़ दिए? अभी विचलन कोण कहां से आ गया? ये विचलन क्या होता है? जैसे रात में अगर कोई अंधेरा में घूम रहा है ना, तो बोलते हैं हम लोग, अरे रात में कहां विचलन कर रहा है भाई? बोलते हैं ना, रात में कहां विचलन कर रहा है? तो वो वाला विचलन नहीं है, यहां पर अलग विचलन है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। यानी कि यहां पर हम क्या करते हैं, एक ले लिए प्रवर्तक सतह, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। समझ गए?
यह हो गया परावर्तित किरण। अब विचलन कोण क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा दें, अगर चूंकि परावर्तक सतह नहीं रहता तो यह तो किरण सामने निकल जाता ना, ऐसे निकल जाता, समझ गए। अगर यह परावर्तक सतह नहीं रहता तो एक किरण एकदम सामने निकल जाता, लेकिन इसके कारण यहां से मुड़ गया है, इसके कारण, समझ गए ना, यहां से मुड़ गया है। तो विचलन कोण क्या होता है देखिएगा जरा ध्यान से। विचलन कोण प्यारे बच्चों दो तरीके से होता है। एक तो हो गया जो कोण यहां से यहां तक बना, एक तो हो गया जो कोण यहां से यहां तक बना, यह हो गया एक कोण, समझ गया ना, यह हो गया क्या, एक कोण हो गया। दूसरा कोण प्यारे बच्चों उल्टा, दूसरा कोण कैसे बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक दूसरा कोण बनेगा, समझ गए ना, यहां से यहां तक, यानी कि एक बन रहा है घड़ी के, एक घड़ी के दिशा में, एक घड़ी के दिशा में जैसे ऐसे घूमता है, और एक घड़ी के विपरीत दिशा में देखिए ऐसे घूम रहा है, समझ गए ना। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, ध्यान से समझिएगा, विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण, चूंकि यह वाला आपतित किरण है ना, यह वाला किरण आपतित किरण है, तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण बोलते हैं। सेम टू सेम परिभाषा लिखे हैं कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कोई क्या हार्ड है क्या, अरे भारी है, नहीं ना, एकदम आसान है, आसान है ना, चलिए एकदम आसान है सर। देखिए क्या लिखे हैं, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, ये वाला हो गया आपतित किरण का बढ़ाया गया भाग, तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे कहते हैं विचलन कोण। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण। और विचलन कोण को प्यारे बच्चों एक सिंबल से सूचित किया जाता है कुछ इस प्रकार से, एबीसीडी में एस लिखते हैं ना, एस कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं ना। अब इसी को क्या करना है ना कि इसको ऐसे करके मिला दीजिए जा करके, और इसको पढ़ते क्या है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग डेल, क्या पढ़ते हैं, डेल। लैपटॉप आप लोग देखे होंगे, डेल कंपनी का एक लैपटॉप आता है, समझ गए ना, डेल कंपनी का एक लैपटॉप आता है, आप लोग देखे होंगे, बहुत सारों के पास होगा, भी बहुत सारे के बड़े भाई के पास होगा डेल कंपनी का लैपटॉप, समझ गए ना। तो डेल कंपनी का लैपटॉप, तो उसी डेल को यहां पर नाम याद रखिएगा कि डेल, डेल किसको बोलते हैं भाई, तो विचलन कोण, विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं, समझ गए ना। विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं, समझ गए। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। क्या होता है फॉर्मूला, 180 डिग्री माइनस 2i। अब बोलेंगे कि सर जी ei क्या है, अभी ना हम आपको बताए कि आई क्या होता है बच्चों, आई क्या होता है, अभी हम आपको बताए ना, आई क्या होता है, आई इस आपतित किरण को बोलते हैं। यानी कि अगर आपतित किरण का मान जितना रहेगा इस आई के जगह पर भर देंगे और 180 में से घटा देंगे 2 से गुना करके, तो हमारा विचलन कोण का मान निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विचलन कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। यह दो तरीके से बनता है, घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी ना हम आपको बताए, एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहां से आपके परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणितीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए ना। यहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस प्रकार से पूछे जाएंगे आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। विचलन कोण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा, जरा एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से देखते हैं सबसे पहला जवाब किन बच्चों का आता है। सबसे पहला जवाब किसका आएगा जी, जल्दी से बताइए। सबसे पहला जवाब किसका आएगा, कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री माइनस 2i पर बस वैल्यू रखिए, आपका निकल करके आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आपतन कोण को हम लोग सूचित करते हैं i से। तो i बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, i बराबर 45 डिग्री तो हमारा दिया हुआ है। चलिए 90 डिग्री बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से समझिएगा, आपतन कोण को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। अभी ना हम आपको बताए हैं कि इस प्रकार से अगर कोण बन जाए तो ये वाला कोण आपतन कोण होता है और इसको आई से सूचित करते हैं, और ये वाला कोण परावर्तन कोण होता है, इसको आर से सूचित करते हैं। तो आई, इसका मान हमारा दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, यानी कि यह जो आई है ना, यह 45 डिग्री हमारा दिया हुआ है। यानी कि यह वाला जो कोण बन रहा है ना 45 डिग्री का बन रहा है, विचलन कोण का मान पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, आई बराबर 45 डिग्री है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि विचलन कोण बराबर क्या होता है,
निकालने के लिए क्या बोल रहा है, विचलन कोण का मान निकाले। तो विचलन कोण बराबर क्या फॉर्मूला हम आपको बताए, 180 डिग्री माइनस 2i बताए। अच्छा भाई चलिए 180 डिग्री का 180 डिग्री माइनस के जगह -2 के जगह 2 उतार दिए, और आई के जगह क्या करेंगे, देखिए बीच में कुछ नहीं है तो गुना का सिंबल है, आई का मान दिया हुआ है 45, तो 45 कर दिए। अब चूंकि प्यारे बच्चों आप लोग को पता है ना कि 180 का 180 माइनस, इतना छोटा सा हिसाब तो आप लोग को आता होगा। 45 दूनी कितना होता है जी 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाएंगे तो जवाब हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। यह हमारा हो गया जवाब सही, समझ गए ना, सही आंसर हो गया। चलिए समझ में आ गया। चलिए पहला का तो हो गया, दूसरा नंबर बताइए तो जरा जल्दी से। दूसरा नंबर जल्दी जल्दी से बताइए, दूसरा नंबर फटाफट से बताइए। दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा। आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आ रही है, परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, यह मान लिया जाए कि है परावर्तक सतह, और यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण, और मान लेते हैं कि यह हो गया अभिलंब। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आ रहा है, ई परावर्तक सतह है और ई है, और इसका 35 डिग्री इधर वाला हो गया, समझ गए ना, 35 डिग्री के कोण पर आ रहा है तो 35 डिग्री हो गया। अब आप लोग को पता है, क्या पता है सर, पता यह है कि यहां से यहां तक है 90 डिग्री, और 90 में इधर हो गया 35, तो ई कितना हो जाएगा, आपतन कोण कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आपतन कोण का मान निकाल लेंगे ना। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से बताइए आप लोग, आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा जी, आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि ई अभी लंब है तो ये 90 डिग्री है, और 35 डिग्री इधर हो गया, तो ई बीचवा में जो ई बच गया, ई कितना डिग्री हो जाएगा, 90 में से 35 घटा देंगे, तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 डिग्री बचेगा। बताइए फटाफट से, 55 डिग्री बचेगा ना। तो चलिए सर 55 डिग्री हो गया, समझ गए ना, 55 डिग्री, यानी कि आपतन कोण का मान तो निकल गया 55 डिग्री। क्या कह रहा था, बताइए आपतन कोण और विचलन कोण का मान, तो आपतन कोण का मान निकाल लिए कितना भाई 55 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, विचलन कोण का मान निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i, तो 180 डिग्री माइनस 2 गुना 55 डिग्री हो गया ना, तो 2 गुना 55 हो गया। अब आप लोग को पता है कि 180 का 180 हो गया माइनस 55 दूनी कितना होता है, 110 होता है, तो 110, तो 180 में से 110 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 70 डिग्री। विचलन कोण का मान कितना हो गया, 70 डिग्री। बताइए 70 डिग्री किनका किनका जवाब है, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहां पर अगर आप ईमानदार बनते हैं तो आगे भी आप ईमानदार रहिएगा, यहां पर बेईमान बनेंगे तो आगे भी बेईमान रहिएगा। तो ईमानदारी से बताइए किनका किनका आया विचलन कोण का मान 70 डिग्री, जिनका भी आया है भाई एकदम सही है, जिनका भी आया है ना एकदम सही जवाब है। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब जरा बता दीजिए आप लोग, इसका जवाब जरा बता दीजिए आप लोग, परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे ना आप लोगों को बताना है। और ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएंगे ना तो कितना नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि प्रवर्तन, कह रहा है कि प्रवर्तन का कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। चलिए भाई चित्र बना देते हैं, यह हो गया प्रवर्तक सतह, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, ये हो गया अभिलंब, समझ गया ना, आपतन कोण, और ये हो गया प्रवर्तन कोण, और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया प्रवर्तित किरण। कह रहा है कि प्रवर्तन का कोण 80 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो कोण है ना ये 80 डिग्री है। तो कह रहा है कि विचलन कोण का मान बताएं, विचलन कोण का मान बताएं, समझ गए ना। देखिए यहाँ पर बिढ़नी आकर के बैठ गया है, समझ गए ना। अच्छा तुम्हारे बारे में है ना हम बताएंगे केमिस्ट्री में कि तुम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाँ, बिढ़नी काटने पर दर्द देता है, इसमें अम्ल पाया जाता है, समझ गए ना, कौन सा अम्ल, आगे पढ़ाएंगे, फार्मिक अम्ल, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों इस बिढ़नी के बारे में भी हम बताएंगे, अभी तो बहुत उछल रहा है ना, जब केमिस्ट्री आएगा ना तो उस समय पढ़ाएंगे। देखिए प्रवर्तन का कोण 80 डिग्री तो विचलन कोण का मान, अभी आपको हम बताए हैं, चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, पढ़ाया है ना, प्रवर्तन का नियम में पढ़ाए कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है।
परावर्तन कोण, यानी कि जितना होता है आपतन कोण उतना ही होता है परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान कितना है 80 डिग्री है ना, तो आपतन कोण का भी मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब जाहिर सी बात है भाई आपतन कोण का मान 80 निकल गया, यानी कि आई बराबर हमारा 80 डिग्री तो आ गया निकल करके, आई बराबर हमारा 80 निकल करके आ गया। तो अब प्यारे बच्चों विचलन कोण आराम से निकल जाएगा। अब विचलन कोण बराबर नहीं निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, तो 180 डिग्री माइनस 2 गुना आई का मान कितना है 80, तो 80 हो गया। तो 180 डिग्री माइनस 80 दूनी कितना होता है 160 होता है बराबर 20 डिग्री। बताइए तो 20 डिग्री किनका किनका आंसर आ रहा था, 110। बहुत सारे बच्चे ना बता रहे होंगे 110, जो कि गलत है। चलिए फटाफट से सारे बच्चों का हो गया। चलिए 20 डिग्री सबका सही जवाब हुआ ना, 20 डिग्री सबका सही हुआ। चलिए भाई 20 डिग्री सबका सही हुआ, किसी का गलत तो नहीं है ना, किसी का गलत नहीं है सर। चलिए तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग जरूर उसको बना लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों। किस चीज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। प्रतिबिंब मतलब समझते हैं, कितने बच्चे समझते हैं जरा बताइए तो, प्रतिबिंब मतलब कितने बच्चे समझते हैं, जरा एकदम ईमानदारी से बताइएगा। हाँ जल्दी जल्दी से बताइए, प्रतिबिंब मतलब कितने बच्चे समझते हैं। प्रतिबिंब मतलब समझ में नहीं आता है? प्रतिबिंब मतलब आप लोग को लगता है कि समझ में नहीं आता है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब प्रतिबिंब मतलब देखिए क्या होता है। ये हमारे हाथ में आप लोग क्या देख रहे हैं भाई, आप लोग कहेंगे कि सर जी ऐनक देख रहे हैं आप लोग ना, देखिए सामने आपको कैमरा तैमरा सब दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है जी ऐनक है। अब इसमें चूंकि हम अपना जब चेहरा देखते हैं तो एकदम आराम से दिखाई दे रहा है ना, देखिए चेहरा दिखाई दे रहा है ना हमारा, यानी कि हम हो गए ओरिजिनल, हम हो गए ओरिजिनल, और ये जो सामने इसमें दिखाई दे रहा है ना ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। समझ गए, ये हम हो गए ओरिजिनल और इसमें जो दिखाई दे रहा है ना ये क्या हो गया प्रतिबिंब हो गया। समझ गए, ये क्या हो गया भाई, ये प्रतिबिंब हो गया। समझ गए, हम हो गए ओरिजिनल और ये इसमें जो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है ना प्रतिबिंब हम लोग देख रहे हैं। अच्छा अब जरा बताइएगा, आप लोग को एकदम प्रैक्टिकली समझाएंगे, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा, एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है। आप कहेंगे कि सर जी अपवर्तन मतलब तो समझाए ही नहीं है, अपवर्तन अगले चैप्टर में पढ़ना है, समझ गए ना, लेकिन अपवर्तन का मतलब हम आपको यहां पर समझाते हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, समझ गए ना। तो किसी प्रकाश स्रोत से, अब कहेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है, पहले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब बताइए जरा, अगर मिल रहा है तो वास्तविक बात है भाई, मिल रहा है। जैसे अगर कोई दूर कोई वस्तु है, अगर हम बोलते हैं ना, मान लिया कि रोड पर चल रहे हैं और आगे से कोई गाड़ी आ रहा है तो अनुमान लगाते हैं अरे लगता है कि स्कॉर्पियो आ रहा है, समझ गए ना। और एक जब कंफर्म रहता है तो कहते हैं कि देखो स्कॉर्पियो आ रहा है। एक हो गया देखो स्कॉर्पियो आ रहा है, और एक लगता है स्कॉर्पियो आ रहा है, यानी कि लगता है वाला बात काल्पनिक है। या फिर रात के समय में जब देखते हैं कि दो लाइट जल रहा है तो कहते हैं कि लगता है कि फोर व्हीलर आ रहा है, चार चकवा आ रहा है, और जब एक लाइट जलता है तो कहते हैं कि लगता है कि मोटरसाइकिल आ रहा है। समझ गए ना, यानी कि प्यारे बच्चों जब बिंदु पर मिलती है तो उसको कहते हैं वास्तविक, यानी कि रियल है, रियल बात है कि मिल रहा है। और जब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो सिर्फ कल्पना कर रहे हैं हम लोग कि भाई मिलती हुई प्रतीत हो रही है। समझ गए ना, समझ गए ना, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ध्यान से समझिएगा, तो यह जो प्रतिबिंब है ना यह दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर वास्तविक में मिल रहा है तो वास्तविक, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो काल्पनिक। समझ गए, वास्तविक में मिल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है जरा बता देते हैं। हालांकि आपको समझ में तो आ ही गया ना, जब वास्तविक में मिल रहा है
तो वास्तविक, और मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा बताइए, तो ध्यान से समझिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रतिबिंब नहीं कहते हैं, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, नहीं, उस बिंदु को जहां पर मिल रहा है, क्योंकि जहां पर मिलता है ना प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु को प्रतिबिंब नहीं कहते हैं, बल्कि उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। समझ गए? तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि पर्दा पर सिनेमा देख करके आ रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि पर्दा पर सिनेमा देख करके आ रहे हैं? तो अरे भाई, पर्दा पर जब सिनेमा देख करके आ रहे हैं तो पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, अब चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब जरा समझा देते हैं। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। समझ में आया? समझ गया ना? बस थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, ज्यादा अब नहीं है। 2-3 स्लाइड लगता है कि और बच गया है। हाँ, 2 स्लाइड, मात्र 2 स्लाइड और बच गया है, अब ज्यादा नहीं है। समझ गया ना? उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लग रहा है कि मिल रहा है लेकिन वास्तविक में मिल नहीं रहा है। समझ गए ना? लग रहा है कि मिल रहा है लेकिन वास्तविक में मिल नहीं रहा है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काल्पनिक है, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं हम लोग। तो जो चीज का कल्पना करेंगे उसको पर्दा पर प्राप्त कर लेंगे? नहीं ना। जिस चीज का कल्पना करेंगे उसको पर्दा पर हम लोग नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नाम ही है काल्पनिक, मतलब कल्पना कर रहे हैं। तो कल्पना करने वाला चीज को हम लोग देख लेंगे नाम शीशा में, बताइए, नहीं ना? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रकृति क्या होता है भाई? यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसका प्रकृति क्या होगा? तो सबसे पहला तो प्रकृति यही होगा कि भाई यह काल्पनिक होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक होगा। अच्छा, उसके बाद सीधा होगा, यानी कि वस्तु के जैसा ही होगा। समझ गए ना? वस्तु के जैसा ही होगा, यानी कि अगर वस्तु ये वाला ऊपर तो ये वाला भी ऊपर, ये वाला नीचे तो ये वाला भी नीचे। समझ गए ना? यानी कि वस्तु के सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा बल्कि सीधा होगा। जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। जैसे प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि यह शीशा है। समझ गए ना? अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम इस शीशा से मान लिया जाए कि 2 फीट की दूरी पर हैं। हम इस शीशा से मान लिया जाए कि 2 फीट की दूरी पर हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि इस शीशा के अंदर में, आईना के अंदर में 2 फीट की दूरी पर हमारा उधर प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आ रहा है? इस शीशा से हम 2 फीट की दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब भी 2 फीट की दूरी पर बन रहा है। समझ गए ना? तो इसी चीज को कहा जा रहा है, इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। समझ गए? उसके अलावा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। जैसे जरा ध्यान से समझिए, ये हो गया शीशा, एकदम एक्सपेरिमेंट कर करके आज पढ़ाएंगे। और मान लिया जाए कि हम इस पेन को, इस कलम को, चलिए और बड़ा कर लेते हैं। यह मान लिया कि मोबाइल है, हम इस मोबाइल का पिक्चर इसमें देख रहे हैं। समझ गए ना? जैसे देखिए, तो जितना बड़ा मोबाइल है ना, इस शीशा में उतना ही बड़ा मोबाइल दिखाई पड़ेगा, ना छोटा दिखाई पड़ेगा ना बड़ा दिखाई पड़ेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा वस्तु। समझ गए ना? तो ध्यान से जरा समझिएगा, क्या कह रहा है? जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार एकदम समान होता है। समझ गए ना? वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार समान होता है। आगे जब हम आपको समतल दर्पण पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कि समतल दर्पण है। अभी तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ शीशा है, लेकिन आगे बताएंगे कि शीशा नहीं बल्कि समतल दर्पण है। समझ गए ना? अच्छा, और ये पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब पार्श्विक उल्टा मतलब क्या होता है बच्चों? आगे आपको पता चलेगा। पार्श्विक उल्टा मतलब क्या होता है ना, आगे बताएंगे। और पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, 2 बार लिखा गया है, तो पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में समझ में आ गया। अच्छे तरीके से बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में समझ में आ गया ना? चलिए
चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब समझ में आ गया सर। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे, और आपके परीक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब टॉपिक में, वह है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। अंतर लिखना है बच्चों, समझ गए ना, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। तो अंतर कैसे लिखेंगे, अंतर लिखने का सही तरीका क्या होता है? अगर परीक्षा में अंतर लिखने के लिए आ जाए ना, तो अंतर लिखने का सही तरीका होता है कि कॉपी का जो पन्ना होता है ना, उसको दो भाग में बांट दीजिए। क्या करना है आप लोग को देखिए बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये डायरी है, ठीक है ना, तो डायरी में ये मान लिया जाए कि पन्ना है, तो आपको क्या करना है कि इस पन्ना को ना बीच से ऐसे मोड़ दीजिए, और बीच से मोड़ करके इसको दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, और बीच से लाइन खींच दीजिए, और एक तरफ क्या लिख देना है, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब, समझ गए। और 2 नंबर का पूछता है ये वाला, तो 2 नंबर में 4 अंतर लिखेंगे, बहुत काफी है, 4 अंतर ही लिखेंगे। पहला अंतर हो जाएगा, चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये वास्तविक कटान से बनेगा। कटान मतलब समझते हैं ना, कटता है जो, समझ गए, तो ये वास्तविक कटान से बनेगा। और एक काल्पनिक प्रतिबिंब है तो ये काल्पनिक कटान से बनेगा। एकदम पहला अंतर सिंपल है। वास्तविक प्रतिबिंब हम आपको बताए कि हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में क्या बताए कि यह सीधा होगा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। उसके अलावा इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अभी हम आपको बताएं कि पर्दा पर सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब चूंकि कल्पना करने वाला चीज है तो इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। उसके बाद यह दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो बस ये 4 अंतर लिख देंगे, समझ गए ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बताइए यहां तक समझ में आ गया ना। अंतर अब आप लोग तो लिख लेंगे आराम से, अंतर में तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अंतर आप लोग लिख लेंगे ना कि यह वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है, यह इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण से पीछे बनता है। समझ में आ गया। चलिए अब सबसे लास्ट स्लाइड है ये वाला, सबसे अंतिम स्लाइड है, इसके बाद आपका अगला क्लास में, समझ गए ना। अभी हम आपको देखिए यहां पर एक चीज बताए थे, पार्श्विक उल्टा। देखिए तो जरा ध्यान से, पार्श्विक शब्द आया था ना। पार्श्विक शब्द क्या है, तो इस पार्श्विक मतलब क्या होता है जरा बता देते हैं। देखिए पार्श्व मतलब जिसको बोलते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है कि बी परिवर्तन क्या होता है। बी परिवर्तन, तो वी परिवर्तन मतलब होता है एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री का कोण समझते हैं क्या होता है? 180 डिग्री का कोण कितने बच्चों को समझ में आता है? क्षैतिज अक्ष पर, क्षैतिज मतलब सीधा बच्चों, समझ गए ना। जैसे आप लोग यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, इस पिक्चर में आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा, समझ गए ना। इस पिक्चर में जरा आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज समझ में तो जरूर आ जाएगा कि यहाँ पर एक फोटो बना हुआ है, और यह जो फोटो है ना, देखिए जरा ध्यान से, इस प्रकार से है ये क्या हो गया, यह जो फोटो है इस प्रकार से है, और यहां पर कोई एक ऐसा वस्तु रखा गया है, समझ गए ना। यहां पर देख रहे हैं ना, एक ऐसा वस्तु रखा गया है, और यहां पर बीच में क्या है जी, प्रतिबिंब है, और इधर क्या हुआ है, 180 डिग्री पर घूम गया है। जैसे मान लिया जाए कि एक रेखा है, तो यहां से तो 180 डिग्री यहां से लेकर के यहां तक होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 180 डिग्री पर घूम गया है, नीचे वाला ऊपर चल गया और ऊपर वाला उलट करके नीचे आ गया है, समझ गए ना। तो क्या हो गया, 180 डिग्री पर ही घूम गया है, समझ गए। 180 डिग्री पर क्या हो गया, घूम गया है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वी परिवर्तन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी परिवर्तन बोलते हैं। समझ में आया, बताइए इसको क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन। तो अगर बी परिवर्तन पूछते तो इसका जवाब क्या होगा, जवाब इसका यही होगा कि यह एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। ऊपर वाला भाग नीचे हो गया मतलब बी परिवर्तन हो गया। अब सबसे लास्ट है आज के क्लास का, पार्श्व बी परिवर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व, पार्श्व मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा, समझ गया ना। पार्श्व मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। तो पार्श्व क्या होता है, एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है।
यहां पर क्षैतिज अक्ष के परिचय घूम रहा था। क्षैतिज अक्ष मतलब ऐसे लंबा होता है, उसको क्षैतिज बोलते हैं। और यहां पर उदग्र, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ऐसे होता है ना उसको क्षैतिज, ऐसे होता है उसको उदग्र बोलते हैं। तो उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात दस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। दायां वाला भाग क्या हो जाता है? बायां हो जाता है। ओ सॉरी, हम उल्टा बोल रहे हैं ना। क्षैतिज मतलब ऐसे होता है, उदग्र मतलब ऐसे होता है, हम बार बार उल्टा बोल रहे हैं। समझ गए ना? समझ गए? तो अब जरा ध्यान से समझिए, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एबीसीडी वाला आर लिखा गया है। अब देख रहे हैं कि प्रतिबिंब में उलट गया है। प्रतिबिंब में क्या हो गया? उलट गया, यानी कि दाहिना वाला भाग ऐसे था ना, यहां से मान लिया जाए कि ऐसे है, ठीक है, यहां से ऐसे है, तो इधर आकर के इससे सीधा हो गया है, इधर सीधा है तो इधर उल्टा हो गया है। समझ गए? यानी कि क्या हो गया? दायां वाला भाग बायां, देखिए इधर दाहिना है तो इधर बायां में चला गया, इधर बायां है तो इधर दाहिना में, यानी कि दायां वाला भाग बायां हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? दायां वाला भाग बायां हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पार्श्व विपरिवर्तन। विपरिवर्तन में क्या होता है? 180 डिग्री पर घूम जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। विपरिवर्तन में ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, और पार्श्व विपरिवर्तन में दायां वाला भाग बायां हो जाता है। बस अंतर इतना ही है। विपरिवर्तन में ऊपर वाला नीचे हो जाता है, 180 डिग्री पर घूमता है, लेकिन क्षैतिज अक्ष के परिचय, क्षैतिज अक्ष के लगभग घूमता है। लेकिन उदग्र अक्ष के परिचय कौन घूमता है? यह पार्श्व विपरिवर्तन, इसमें दायां वाला भाग बायां हो जाता है। बस अंतर इतना ही है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया आज के क्लास में प्यारे बच्चों? बस इतना ही, समझ गए ना? आज के बाद जो कुछ भी बच गया उसे अब अगले क्लास में। तो अगले क्लास में प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? दर्पण। अब अगले क्लास में आपका दर्पण शुरू हो जाएगा। जैसे अभी जो हमें शीशा दिखा रहे थे ना, ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ये कौन सा दर्पण है? आप लोगों को जवाब बताना है। और दर्पण के पीछे ये जो लेप लगा हुआ रहता है, ये जो लेप लगा हुआ रहता है, ये किस चीज का लेप रहता है? आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आपके कमेंट बॉक्स को हम चेक करेंगे, कौन कौन बच्चे अंतिम तक देखे हैं। जो बच्चे अंतिम तक देखे होंगे बताएंगे कि दर्पण के पीछे किस चीज का लेप रहता है, और दूसरी बात ये कौन सा दर्पण है। तो दो चीज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छा लगा होगा। मस्त तरीके से आप लोग क्लास किए, समझ गए ना? जबरदस्त तरीके से आज का यह क्लास किए भाई। लगभग 1 घंटा 15 मिनट का क्लास चला है, बहुत ही जबरदस्त चला है। तो चलिए फटाफट से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लेन मिरर है सर, चलिए समतल दर्पण है सर, और पीछे किस चीज का लेप रहता है? सिल्वर का लेप रहता है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। अब सही क्या है गलत क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ बच्चों यह भी बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। और आज का यह जो नोट्स है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर से हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता देना चाहेंगे। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 8114532021 पर कॉल करना है, या 9263991125 पर कॉल करना है। मात्र 99 रुपया लगेगा। फोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, किसी दूसरे से करा दीजिए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके अलावा अगर नोट्स लेना है तो एक सब्जेक्ट का 50 रुपया मात्र लगेगा। आप लोग आराम से नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स में आपको वो चीज, वो मटेरियल मिलेगा जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके परीक्षा में टकराएंगे, आपके परीक्षा में लड़ेंगे। ऐसा नोट्स जिसका क्वेश्चन तुरंत आपको याद हो जाएगा, समझ गए ना? तो बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में नोट्स आपको मिलेगा। नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो कुल मिलाकर के आपको आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अब अगली क्लास में एकदम बेहतरीन अंदाज में, एकदम इसी अंदाज में जिस अंदाज में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगली क्लास में मुलाकात होगी। आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जितने सारे भी बच्चे हैं ना, लाइव चैट में नहीं। लाइव चैट में तो क्लास जिस समय चलता है उस समय कमेंट करते ही हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ गए ना? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। कोई डाउट है तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। तो कमेंट आप लोग करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना? चलिए, अभिनंदन झा, गुमन गेमिंग, रंजना देवी, सुरुचि नंदनी, राकेश कुमार, अनूप ब्लॉग, सलमान खान, शुभम गेमर, अनीता कुमारी, प्रेमनाथ राम, अनूप यादव, मोहित कुमार, नितिन, स्टडी पॉइंट 4 GK, नीना बानो, किशन गेमिंग, सर्वेश कुमार, अंकित राज, ऋषभ, यूपीएससी लभर, रितु,
सर मैथ तो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। शिवम जीके क्वेश्चन। चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे लगातार हमारे साथ देख रहे हैं, शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने हुए थे। चलिए भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में और नोट्स जरूर ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में तो कम से कम जरूर जुड़िएगा आप लोग। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, और आज जो कुछ भी क्लास चला है हम व्हाट्सएप ग्रुप में उसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है ना। आज की क्लास का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।